हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम ट्रांसड्यूसर्स का अपना डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने ट्रांसड्यूसर्स के डिफरेंट टाइप्स, उनके क्लासिफिकेशन और उस पे बेस्ड उनकी जो डेफिनेशंस थी उनको हमने डिस्कस किया। आज की क्लास से हम रजिस्टिव ट्रांसड्यूसर्स के सेक्शन को डिस्कस करना शुरू करेंगे। रजिस्टिव ट्रांसड्यूसर्स में आप अगर कंसिडर करें तो रजिस्टिव ट्रांसड्यूसर्स आर बेसिकली अ डिवाइस दैट faces a change in total resistance of a wire, and this resistance change can be influenced by a strain, by a displacement or any change in the temperature, etc. These physical quantities can be calibrated in the form of resistance change. तो यहाँ पे टेम्परेचर, डिस्प्लेसमेंट या जो स्ट्रेन आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी वजह से जो रेजिस्टेंस चेंज हुआ आप उसको मेज़र करते हैं। एक ब्रिज सेटअप में आप अपना फिक्स रेजिस्टेंस का एक जो कंपोनेंट है उसे आप इंस्टॉल करते हैं, और आउटर जो आपका फिनोमिना है, जो आपकी मैकेनिकल क्वांटिटी जो वहाँ पे उसको चेंज कर रही है, उसकी वजह से आपका रेजिस्टेंस चेंज होगा और आपका जो ब्रिज सेटअप था वो अनबैलेंस हो जाएगा। फिर आप कैलिब्रेशन कर लेते हैं अकॉर्डिंगली कि अगर 1 ओम का चेंज हमें ब्रिज दिखा रहा है तो हो सकता है कि 1 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ, या आपका इतना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का आपने उस पर प्रेशर आपने अप्लाई किया होगा, स्ट्रेन आपने उस पर डाला होगा। तो इस तरीके से आप उसको कैलिब्रेशन कर लेते हैं और अपनी जो भी क्वांटिटी है जिसे आप मेज़र करना चाहते हैं उसे आप फाइंड आउट कर लेते हैं। तो रजिस्टिव ट्रांसड्यूसर्स में बेसिकली resistance of a wire, this wire can be made of a metal or a semiconductor. ओके, तो मेटेलिक और सेमीकंडक्टर जो आपका मटेरियल है उसके वायर के रेजिस्टेंस को हम फाइनली चेंज करते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर R इज डिफाइंड एज R इक्वल्स टू रो L बाई A। रो जो है वो उसकी रेजिस्टिविटी है, ये मटेरियल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उस पर डिपेंड करती है, और ये L है लेंथ ऑफ द वायर, एज वेल एज A इज क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर। तो आपको किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए कौन सा मेटेलिक वायर, किस डायमेंशन के साथ आपको मेटेलिक वायर लेना है, वो सब आप एक ट्रांसड्यूसर डिज़ाइन करने से पहले डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे L अगर आप चेंज करेंगे तो भी सर्किट में रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। अगर आप वायर पे तनाव अगर अप्लाई करेंगे तो उसका L बढ़ेगा, एज वेल एज उसका A कम होगा। तो दोनों कम्युलेटिव इफेक्ट डाल के उसमें हाई चेंज इन रेजिस्टेंस दिखा देते हैं, जिसे हम स्ट्रेन गेज बोलते हैं। तो ये दोनों एक साथ चेंज करके भी आपको चेंज इन रेजिस्टेंस में आप उसको फाइंड आउट करते हैं, एज वेल एज रेजिस्टिविटी भी आपकी चेंज होती है। जो जनरली सेमीकंडक्टर में अगर आप सेमीकंडक्टर मटेरियल का अगर रजिस्टिव ट्रांसड्यूसर बनाएंगे तो ये फिनोमिना भी वहाँ पे एक अपना रोल प्ले करता है। तो आप इनमें से किसी भी पैरामीटर को चेंज करके आप अपने फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र कर सकते हैं। तो अगर ब्रॉडली आप उनको सब डिवाइड करेंगे कि हम रजिस्टिव ट्रांसड्यूसर में क्या क्या पढ़ेंगे, तो एक है पोटेंशियोमीटर, जिसमें आपके पास एक स्लाइडिंग आर्म रहती है और उसके मूवमेंट को आप चेंज इन रेजिस्टेंस या चेंज इन सर्किट करंट के हिसाब से आप उसको कैलिब्रेशन कर लेते हैं। स्ट्रेन गेज, अभी आपको हमने बताया कि वायर पे आप स्ट्रेन अप्लाई करेंगे और वो आपको चेंज इन रेजिस्टेंस देता है। RTD दैट इज रेजिस्टिव थर्मोमीटर, ये इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि जैसे ही टेम्परेचर जो आपका जहाँ पे आपने मेटेलिक कंडक्टर को रखा है उसका अगर एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस चेंज होता है तो वो चेंज इन रेजिस्टेंस शो करता है। मेटल का और सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और अगर आप कुछ स्पेसिफिक मेटल्स लेंगे तो उनका टेम्परेचर कोफिशिएंट काफ़ी हाई होता है, तो उस चेंज इन रेजिस्टेंस को आप टेम्परेचर से भी कोरिलेट करके टेम्परेचर मेजरमेंट भी आप कर सकते हैं। थर्मिस्टर भी आपके जो है सेमीकंडक्टर RTD आप उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। ये चेंज इन रेजिस्टेंस को कंडक्टिविटी में चेंज के साथ को रिलेट करके हाई वेरिएशन इन रेजिस्टेंस दिखाते हैं, जिसे आप कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए काम में लेते हैं। इन सबको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में 1 बाय 1 जैसे जैसे इनका सीक्वेंस में नंबर आएगा। आज हम जो कॉन्सेंट्रेट करने जा रहे हैं दैट इज पोटेंशियोमीटर आप लोगों ने अपनी जो लैब है, इलेक्ट्रिकल की लैब है, उसमें बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, जिसमें आपके पास एक
वेरिएबल जो वायर वाउंड एक डिवाइस होती थी और उसके ऊपर एक स्लाइडिंग आर्म होती थी। स्लाइडिंग आर्म को आप जितना मूव कर रहे हैं उसी के कॉरस्पॉन्डिंग सर्किट में रेजिस्टेंस आ रहा है और उस रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग सर्किट में करंट चेंज हो रही है। तो इसको अगर हम पोटेंशियोमीटर, जिसे पॉट भी अक्सर बोला जाता है, पोटेंशियोमीटर को अगर डेफिनेशन प्रोवाइड करें तो इट इज can be defined as they work on the principle that resistance of a conductor changes when its length is changed. ठीक है? They can be used to measure linear and rotational displacement. rotational और linear displacement को ये मेजर करके आपको दे सकता है। ये टोटल लेंथ का वायर है, इसके अक्रॉस आपने कुछ सप्लाई लगाई है, यहाँ पे आपका एक मूविंग स्लाइडर है, एक आपका वाइपर है और ये वाइपर इस टोटल वायर के कांटेक्ट में आता है। जितना टोटल वायर पे वाइपर कनेक्ट होगा उतने रेजिस्टेंस पे पोटेंशियल ड्रॉप को आपकी ये मेजरिंग जो डिवाइस है, जो आपकी पीएमएमसी या मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट है, वो मेजर कर लेता है। अगर आप यहाँ पे 2 mm पे वाइपर रखेंगे तो 2 mm पे रेजिस्टेंस। अगर मान लीजिए आपका 10 mm लेंथ का वायर था, 10 mm लेंथ के वायर पे अगर हम ये मानते हैं कि उसका जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के साथ, मेटेलिक वायर का रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के साथ, ठीक है, प्रोपोर्शनली वेरी कर रहा है। तो 10 mm का अगर आप ये लेंगे, 10 mm पे मान लीजिए आपको 10 ओम रेजिस्टेंस ही प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे 2 mm, अगर आपने इस वाइपर को 2 mm पे रखा तो ये 2 ओम का रेजिस्टेंस जो है, ये वाइपर 2 ओम के रेजिस्टेंस को अपने साथ इंक्लूड कर रहा है। और यहाँ पे जो भी आपने वोल्टेज ड्रॉप लगाया है वो 8 इस पे ड्रॉप होगा, 2 पोर्शन पे 2 वोल्ट में इस पे ड्रॉप होगा और उसको ये आपका जो मेजरिंग डिवाइस है वो मेजर कर लेती है। जैसे जैसे आप इस वाइपर को अपर साइड में मूव करेंगे, इसके अक्रॉस जो आपका वाइपर है उसमें इंक्लूड होने वाला रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा और यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ रहा है आप उसको उसके डिस्प्ले पे आप लिख सकते हो, mm लिख सकते हो। अगर 1 वोल्ट अगर ये दिखा रहा है तो आप लिख सकते हो कि हमने 1 mm डिस्प्लेसमेंट किया, 2 mm डिस्प्लेसमेंट पे यहाँ पे 2 वोल्ट हो जाएगा। तो आप मेजर तो कर रहे हैं वोल्टेज और आप डिस्प्ले जो आपकी मेजरिंग डिवाइस है उसके स्केल पे कैलिब्रेशन करके आप डिस्प्लेसमेंट को भी मेंशन कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर चेंजेस व्हेन इट्स लेंथ चेंजेस। आगे ना बात समझ में? तो इस तरीके से आप ये आपका है लीनियर डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने का प्रोसीजर। इसी की तरह अगर आप इसका जो वायर वाउंडिंग जो कर रहे हैं, जो इसकी वाइंडिंग कर रहे हैं वायर को, वो अगर आप एंगुलर मैनर में करेंगे तो आप देखिए कि जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा, ये आपका टोटल वोल्टेज अप्लाइड है और ये इस सेक्शन के वोल्टेज को आप आउटपुट पे मेजर कर रहे हैं। तो जैसे जैसे आपका थीटा आप मूव करेंगे वैसे वैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की प्रोपोर्शन में रेजिस्टेंस इन लूप बदलता जाएगा और आपका जो आउटपुट मिलेगा वो थीटा के प्रोपोर्शन मिलेगा। जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे आपका वायर इन लूप, ये लूप है ना, ये लूप जिसको कि ये मेजर कर रहा है, वायर इन लूप बढ़ता जाएगा। यहाँ पे अगर आपने थीटा 0 माना तो यहाँ पे इसके अक्रॉस कोई भी रजिस्टिव वायर नहीं था। जैसे जैसे आपने थीटा को वेरी किया वैसे वैसे थीटा के प्रोपोर्शन में लेंथ ऑफ वायर बढ़ती गई और आपका रेजिस्टेंस यहाँ पे पोटेंशियल बढ़ता गया और आपका जो E0 है वो थीटा के प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है। आप इसको एंगुलर या रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट को भी मेजर कर लेते हैं। इसमें एक और इंटरेस्टिंग फीचर है कि आप कैसा स्ट्रक्चर पोटेंशियोमीटर का बना रहे हैं उसी हिसाब से आप अपना जो इसको नॉन लीनियर मेजरमेंट करने के लिए भी आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। एक ऐसा है जिसमें ना इस तरह से आपका जो फॉर्मर है वो इस तरह से आपने डिज़ाइन किया है और इस पे वाइंडिंग की है, इस पे वाइंडिंग की है। तो यहाँ पे जब आपका E0 आप मेज़र करेंगे वो x² के प्रोपोर्शनल होगा। अगर आप इस तरह से यहाँ पे x डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट को बता रहे हैं तो यहाँ पे अगर 1 mm है तो पास में 2 mm, जैसे जैसे आप लीनियरली डिस्प्लेसमेंट आगे कैरी ओवर करते जाएंगे लेंथ ओवर वायर जो है वो स्क्वायर की फॉर्म में चेंज होती जाएगी, क्योंकि आपने अपने जो फॉर्मर है उसका फिजिकल कंस्ट्रक्शन बदल दिया है।
इवन साइनोसॉइडल वेरिएशन भी आप ट्रेस कर सकते हैं। तो पोटेंशियोमीटर में आपके पास एक फैसिलिटी है कि आप फॉर्मर का स्ट्रक्चर बदल के डिफरेंट फॉर्म में अपने लीनियर डिस्प्लेसमेंट को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा था कि आप वायर को फॉर्मर पे वाउंड कीजिए और फिर जो आपका डिस्प्लेसमेंट है उसको एंगुलर और लीनियर मोड में आप उसे मेज़र कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इतना सिंपल इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो नहीं है, ये अपने साथ कुछ लिमिटेशंस लेके आता है। पहले हम इसमें देखें E0 क्या होगा। अगर हम इस सेटअप में आउटपुट वोल्टेज देखें तो आउटपुट वोल्टेज होगा XI, लेंथ ऑफ दिस मच वायर, है ना, ये लेंथ डिवाइड बाय टोटल लेंथ, है ना, XI जहाँ पे की वाइपर है, XT टोटल लेंथ ऑफ वायर इंटू EI, ऐसे होता है ना। पहले आपका EI टोटल XT पे ड्रॉप हो रहा है, उसमें से जो XI पे ड्रॉप हो रहा है वो E0 है, प्रोपोर्शनल होंगे ये। तो आप E0 को लिख सकते हैं E0 इक्वल्स टू XI डिवाइड बाई XT इंटू EI। अगर इसमें हम E0 बाई XI आउटपुट वोल्टेज विथ रेस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, इसको अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, EI बाई XT पर। ठीक है, EI बाई XT पर। E0 बाई XI को आप सेंसिटिविटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। पोटेंशियोमीटर से अगर आप मेजर कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट को तो उसकी सेंसिटिविटी ये होगी। आप अगर चाहते हैं कि आपका पोटेंशियोमीटर जो है वो हाई सेंसिटिविटी का हो तो आप चाहेंगे कि जो आपने बैटरी इसमें लगाई है वो हाई वैल्यू की लगाएं, लेकिन ये बैटरी भी आप अनकंडीशनली हाई वैल्यू की नहीं लगा सकते। हर मेटेलिक स्ट्रक्चर को जो जब आपने फैब्रिकेट किया है तो उसकी पावर हैंडलिंग कैपेसिटी रहती है EI स्क्वायर बाय RP, उसका टोटल रेजिस्टेंस। तो अगर आपके पास उसकी पावर हैंडलिंग कैपेसिटी अगर आपके पास फिक्स है तो आप ये चाहेंगे कि हाई सेंसिटिविटी के लिए आप RP को बहुत हाई करते रहे। RP को बहुत हाई करेंगे तो EI बढ़ जाएगा ना, अगर आपकी फिक्स पावर हैंडलिंग कैपेसिटी है मेटेलिक वायर की। तो आप ये हाई सेंसिटिविटी के लिए, हाई एज के लिए आप चाहेंगे कि आपका RP बहुत हाई हो। ठीक है, अगर आप इसमें लीनियर और अगर आप इसको डिज़ाइन कर रहे हैं और ये जो XI है बहुत कम वैल्यू का है तो यहाँ पे आपने ये जो मेजरिंग, मान लीजिए आपकी PMMC यूनिट थी, अगर आप इसके अक्रॉस वोल्टेज मेजर कर रहे हैं तो वोल्टेज मेजरिंग जो आपकी डिवाइस है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकल केस में कोई भी मेजरिंग यूनिट इनफाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस लेके नहीं आ रही है, तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो भी एक रोल प्ले करता है। और यहाँ पे ये जो आप मेजरमेंट कर रहे हैं वो उतना एक्यूरेट नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ मेजरिंग यूनिट। तो यहाँ पे आप किसी भी रैंडम वैल्यू का टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, रैंडम वैल्यू का आपका मेजरिंग डिवाइस, या आप अपने ही मर्जी से कुछ भी इसके पैरामीटर सेट नहीं कर सकते। अगर आप हाई सेंसिटिविटी चाहते हैं तो आप चाहेंगे कि इसका जो टोटल रेजिस्टेंस है वो बहुत हाई हो। अगर आप इसको लीनियर जोन में काम करवाना चाहते हैं तो वो ये कहता है कि ये टोटल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस के रेशियो में RP की वैल्यू बहुत कम होनी चाहिए ताकि आपको ये जो है लीनियरली रीडिंग्स दे सके। तो बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस, इंटर कॉन्ट्राडिक्शंस क्रिएट हो जाते हैं जब आपने एक पोटेंशियोमीटर डिज़ाइन किया है। तो उन सबको ध्यान में रख के आपको एक ऑप्टिमम वैल्यू इसके टोटल रेजिस्टेंस की एज वेल एज इसके इंटरनल रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग आपको सेट करनी होगी। किस रेंज तक आपको मेजरमेंट करना है उसके अकॉर्डिंग, और आपको लीनियरली फॉलोइंग आपको आउटपुट चाहिए या हाईली सेंसिटिव आउटपुट चाहिए, उसी के हिसाब से आप इसको डिज़ाइन करेंगे। तो पोटेंशियोमीटर को प्रॉपरली डिज़ाइन करने के बाद हम पोटेंशियोमीटर में वैरायटी भी जनरेट कर सकते हैं। अगर आपने मेटेलिक एक फॉर्मर पे मेटेलिक वायर को वाउंड किया है तो उसे आप वायर वाउंड पोटेंशियोमीटर बोलते हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग टाइप्स ऑफ पोटेंशियोमीटर। यहाँ पे क्या है कि वाइपर जब उस पर स्लाइड करता है
तो फ्रिक्शन मान लीजिए, डस्ट पार्टिकल की इन्फ्लुएंस मान लीजिए, वियर एंड टियर मान लीजिए, इसकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती, उसमें भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो उसको ओवरकम करने के लिए हम वायर ना लगा के एक फॉर्मर पे मेटेलिक फिल्म भी डिपॉजिट कर सकते हैं। और अगर हमने मेटेलिक फिल्म डिपॉजिट किए, सेम फिनोमेना आपका वहाँ पे भी काम करेगा कि जब आप वाइपर को स्लाइड करेंगे तो कितना मेटेलिक फिल्म का पार्ट इन सर्किट आ रहा है, उसी के प्रोपोर्शन में आपका रेजिस्टेंस चेंज होगा और आप उसको मेज़र कर सकते हैं। तो अगर आपने मेटेलिक फिल्म वाउंड करके पोटेंशियोमीटर बनाया है ताकि आप उसकी उम्र बढ़ा सकें, तो आप उसे नॉन वायर वाउंड पोटेंशियोमीटर या कंटिन्यूअस पोटेंशियोमीटर डिफाइन करते हैं। तो अब हम पोटेंशियोमीटर के सारे गवर्निंग फैक्टर को डिस्कस करने के बाद उनके टाइप्स को डिस्कस कर रहे हैं। देयर कैन बी टू पॉसिबिलिटी ऑफ फैब्रिकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, वायर बाउंड पोटेंशियोमीटर, नॉन वायर बाउंड पोटेंशियोमीटर, दैट इज आल्सो डिफाइंड एज कंटिन्यूअस पोटेंशियोमीटर। तो पहले हम वायर बाउंड अगर पोटेंशियोमीटर को डिस्कस करें तो ये प्लेटिनम या निकल, कॉपर, इन किसी का प्रीशियस जो आपके मेटल्स होते हैं उनसे हम बनाने की कोशिश करते हैं। और उनसे बनाने के पीछे जो आपका रीज़न है वो ये है कि इस मेटल का रेजिस्टिव टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है वो आपका कम आप उसको रखें और आप उसको हाई वैल्यू ऑफ करंट जो है वो उसको होल्ड कर सके, वो उसकी जो करंट कैपेसिटी है वो आप हाई जोन में उसको मूव करवा सकें। ठीक, उसके बाद में अगर आप उसका रेजोल्यूशन डिस्कस करें तो वायर बाउंड जो पोटेंशियोमीटर है वो 20 से लेके 50 माइक्रोमीटर तक का रेजोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। रेजोल्यूशन का मतलब ये है कि आपने जब लीनियर अपने वाइपर को मूव किया तो कितना मिनिमम गैप आपकी दो रीडिंग्स में आएगा ही आएगा। जब आप वायर को इसके चारों तरफ इसकी वाइंडिंग कर रहे हैं तो आपका वन टच पॉइंट से दूसरे टच पॉइंट के बीच में लेंथ ऑफ वायर जो गैप है वो आपका अनअवॉइडेबल है और आपकी मिनिमम डिस्प्लेसमेंट जिसको ये मेजर करके दे सकता है दैट इज 25 to 50 माइक्रोमीटर। ये जो रेजोल्यूशन है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पे डिपेंड करता है और ये आप उसकी जो फैब्रिकेशन डिज़ाइन है उससे इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे आपने वायर बाउंड के कुछ एडवांटेजेस अगर आपने समराइज किए तो वायर बाउंड पोटेंशियोमीटर का सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज वो ये है कि इसमें थोड़ा सा ही फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने पे इंटरवाइंड कैपेसिटेंस जो है वो एग्जिस्ट करने लगता है, वो अपना एक सिग्निफिकेंट वैल्यू होल्ड करने लगेगा और आपकी जो इसका वायर बाउंड पोटेंशियोमीटर है उनका एप्लीकेशन केवल लो फ्रीक्वेंसी पार्ट तक ही रहता है जो कि 5 हर्ट्ज तक ही है। तो आप डीसी सिग्नल अगर अप्लाई कर रहे हैं या 5 हर्ट्ज से बिलो के एसी सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं तभी आप इसको काम में ले सकते हैं। इसी चीज़ को इन्हीं लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए हमने नॉन वायर बाउंड कंटिन्यूअस पोटेंशियोमीटर बनाए जिनका बेसिक पर्पस था टू ऑब्टेन द हाई रेजोल्यूशन एंड लॉन्ग लाइफ। ठीक है, हमने आपको बताया कि किस तरह से इसकी लाइफ हम बढ़ा सकते हैं अगर एक फिल्म हम इम्प्लांट कर रहे हैं तो। और ये जो वायर बाउंड कैपेसिटर पोटेंशियोमीटर्स है वो सेरामिक या कार्बन या मेटल फिल्म के बनाए जाते हैं। सेरामिक का मतलब है प्रीशियस मेटल्स सिरेमिक बेस के साथ मिक्स करके और आप प्रीशियस मेटल्स को फिल्म बनाने के लिए काम में लेते हैं और इसका रेजोल्यूशन इज वेरी वेरी नियर टू इनफाइनाइट क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ तो है ही नहीं, तो आप मेटेलिक फिल्म के जो नॉन वायर बाउंड है उसका रेजोल्यूशन इनफाइनाइट के आसपास भी आप कंसिडर कर सकते हैं। ये जो पॉइंट्स हैं ये आपके ऑब्जेक्टिव में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दीज कैन बी यूज एट हाई फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशंस, लेकिन यहाँ पे जो मेटेलिक फिल्म आप काम में ले रहे हैं इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो कम रहता है और इनकी जो करंट कैपेसिटी है वो मॉडरेट रेंज में ही कन्फाइंड है। तो ये हुए हैं आपके वायर बाउंड और नॉन वायर बाउंड पोटेंशियोमीटर के सेलिएंट फीचर्स डिस्कशन। अब हम डिस्कस करते हैं पोटेंशियोमीटर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो अगर हम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर डिस्कस करें
तो फर्स्ट वी स्टार्ट विथ एडवांटेजेस। फर्स्ट एडवांटेजेस, इट इज़ इनएक्सपेंसिव। ये सिंपल मेटेलिक वायर से बनाए जाते हैं तो इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है। दूसरा, इनके जो मेजरमेंट के लिए आप सेटअप लेंगे वो भी आपका बहुत ही सिंपल होता है। तो दीज आर इनएक्सपेंसिव और लो कॉस्ट इंस्ट्रूमेंट्स। देन कम्स सेकेंड एडवांटेज, सिंपल टू कंस्ट्रक्ट। ये बहुत ही सिंपल है बनाने के लिए। आप नॉन मेटेलिक फॉर्मर लेंगे और उस पर अपने मेटेलिक वायर को वाउंड कर दीजिए। जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसको आप सिंपली वोल्टेज ड्रॉप की फॉर्म में मेजर करते जा रहे हैं। फिर आता है लार्ज रेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट इज पॉसिबल। इस पोटेंशियोमीटर के साथ पॉसिबल है कि आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग के वक्त इसका जो साइज़ है उसको डिसाइड करके आप इसमें पॉसिबल रेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। ये भी डिज़ाइनर के हाथ में इजीली इंक्रीज कर सकते हैं। सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि आप इजीली लार्ज रेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है वो आप मेज़र कर सकते हैं। हाई एफिशिएंसी, इसमें जो एफिशिएंसी है वो आपको काफ़ी अच्छी प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपने बहुत ही फाइन क्वालिटी के मटेरियल को यूज़ किया है और आप जो वोल्टेज ड्रॉप और जो आप अपना बैटरी सोर्स और ये जो सेटअप तैयार कर रहे हैं उसको अगर आप वेल डिज़ाइन करते हैं, ऑप्टिमम वैल्यू सारे पैरामीटर्स को, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था कि सेंसिटिविटी, लीनियरिटी और इसका टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, मेजरिंग यूनिट का इंटरनल रेजिस्टेंस, इन सबको अगर आप वेल स्टडी करके सेटअप रेडी करेंगे तो आप हाई एफिशिएंसी का मेजरमेंट आप इससे ले सकते हैं। और हाई रेजोल्यूशन, जैसा कि हमने अभी टाइप ऑफ पोटेंशियोमीटर में डिस्कस किए थे कि माइक्रोमीटर की रेंज में आपको वायर वाउंड देता है और जो आपके मेटेलिक जो नॉन वायर वाउंड टाइप के पोटेंशियोमीटर थे वो तो आपको ऑलमोस्ट इनफाइनाइट रेजोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये आपके एडवांटेजेस हैं जो पोटेंशियोमीटर को एक डिज़ायरेबल इंस्ट्रूमेंट आपको बनाते हैं एंड यू फ्रिक्वेंटली सेलेक्ट इट फॉर योर मेजरमेंट। फिर आते हैं, अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस डिस्कस करें तो इसमें क्योंकि जो आपका स्लाइडर है वो फिजिकल कांटेक्ट में है पोटेंशियोमीटर के सेटअप के साथ, और इस फिजिकल कांटेक्ट में फ्रिक्शन को ओवरकम करके आपको डिस्प्लेसमेंट को क्रिएट करने के लिए जो फोर्स लगाना पड़ता है वो थोड़ा कंपैरेटिवली हाई होता है। तो इसको हम ऐसे बोलते हैं लार्ज फोर्स इज रिक्वायर्ड, अप्लाइड फोर्स फॉर डिजायर्ड डिस्प्लेसमेंट इज comparatively large in potentiometer. Then comes sliding contact. जो sliding contact है उसके बीच में फ्रिक्शन का प्रॉब्लम रहता है। आपका जो वाइपर का कॉन्टेक्ट पॉइंट है और जो आपका जो फॉर्मर पे आपने जो स्ट्रक्चर फैब्रिकेट किया है दे आर कंटिन्यूसली इन कॉन्टेक्ट, तो वहाँ पे फ्रिक्शन भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये और टाइम के साथ ये वेयर आउट भी होने लगता है, जो उसकी जो आपका लाइफ है उसको भी लिमिट करता है। उसके बाद डस्ट पार्टिकल्स जो है वो भी एक एरर क्रिएट कर सकते हैं, एज वेल एज जो ये मूवमेंट है ये मूवमेंट अगर प्रॉपरली आपने उसको स्मूथ कनेक्शंस और नहीं सेटअप किया है तो नॉइस भी जनरेट कर सकता है। तो ये उसके हो गए हैं डिसएडवांटेज। तो यहाँ पे हमने अपना फर्स्ट जो रजिस्टिव ट्रांसड्यूसर था जो बहुत ही बेसिक है पोटेंशियोमीटर ट्रांसड्यूसर, उसको आज हमने स्टडी कर लिया है। और अपना जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम आरटीडी रजिस्टिव थर्मोमीटर, आरटीडी का बेसिक अगर आप डेफिनेशन देंगे तो उससे रजिस्टिव टेम्परेचर डिटेक्टर जो यूनिट है उसको हम स्टडी करेंगे। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।